नमस्कार। आज हम असम में हाल में जो बेदखली अभियान हुए हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर जुलाई 2025 में गोलपारा के पाइकान रिजर्व फॉरेस्ट में जो हुआ जी। हमारे पास कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, अखबार, संपादकीय, लोकल न्यूज, एक वीडियो जांच भी है जी। तो कोशिश रहेगी कि इनसे जो मुख्य बातें हैं, अलग अलग पहलू हैं, उनको समझें। बिल्कुल। पाइकान रिजर्व फॉरेस्ट से शुरू करते हैं। गोलपारा में ये 12 जुलाई के आसपास की बात है। करीब 140 हेक्टेयर जंगल की जमीन खाली कराई गई। 140 हेक्टेयर, अच्छा। हाँ। और वहाँ जो परिवार रह रहे थे वो कोई नए नहीं थे, कई तो दशकों से बसे थे। हाँ। इनमें कुछ कहा जाता है कि बांग्लादेशी मूल के हैं और काफी सारे वो हैं जो नदी कटाव की वजह से विस्थापित हुए। और ये सिर्फ पाइकान की घटना तो नहीं है ना? ये तो मई 2021 से ही चल रहा है शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, मई 2021 से ये अभियान काफी बड़े स्केल पर है। अंदाजा है कि अब तक करीब 1600 वर्ग किलोमीटर जमीन खाली कराई जा चुकी है। 1600 वर्ग किलोमीटर और करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, संख्या वाकई बहुत बड़ी है। और सरकारी आंकड़े देखें तो अभी भी कहते हैं कि लगभग 63 लाख बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। ओह, तो जाहिर है इतने बड़े अभियान में तनाव तो होगा ही। पाइकान में भी यही हुआ। 12 जुलाई को जब बुलडोजर वगैरह इस्तेमाल हुए तो कुछ लोगों ने खबरों के मुताबिक हथियारों से विरोध भी किया। और फिर 17 जुलाई को मामला बिगड़ गया, हिंसा हुई। हाँ, 17 जुलाई को जो बसने वाले थे और पुलिस बल, उनके बीच हिंसक झड़प हुई। और दुखद बात यह है कि इसमें पुलिस फायरिंग में कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई। शकूर हुसैन नाम बताया गया है। ओह। कई लोग घायल भी हुए, आम लोग भी और पुलिस वाले भी। और फिर गिरफ्तारियां हुई। अच्छा, गिरफ्तारियां भी? हाँ, पहले 9 लोगों की खबर आई, फिर 12 और, कुल मिलाकर 21 लोग हिरासत में लिए गए। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत, लेकिन सरकार का क्या पक्ष है? वन विभाग इसे कैसे देख रहा है? देखिए, सरकार का जो मुख्य तर्क है वो पर्यावरण और जंगल बचाने का है। उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी वन भूमि है जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो इसे एक व्यवस्थित भूमि अतिक्रमण रैकेट कहा है। मतलब एक तरह का गिरोह जो बाहर से, जैसे म्यांमार से, अदरक, रबर, सुपारी की खेती के बहाने जमीन कब्जा करता है, फिर और लोगों को बसाता है। अच्छा, ये एंगल भी है? जी। और उन्होंने ये भी किया कि जैसे ही जमीन खाली कराई, वहाँ फौरन पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग वहाँ दशकों से रह रहे थे, जैसे आपने बताया, उनकी कहानी तो अलग होगी। हाँ। वो कौन लोग हैं मुख्यतः? हाँ बिल्कुल, इनमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार हैं, कुछ आदिवासी समूह भी हैं। और मुश्किल यह है कि बहुतों के पास न तो कोई दूसरी जमीन है, न ही कोई और रोजगार का साधन। कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद, वो लोग आगे आए हैं। थोड़ी मानवीय मदद, रहने का अस्थायी इंतजाम, वो सब कर रहे हैं। जाहिर है इस पर राजनीतिक माहौल भी गरमाया होगा। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? मुख्यमंत्री शर्मा ने तो इसे एक तरह का संगठित विरोध बताया है। कहा कि भारी ताकतें हैं इसके पीछे। उन्होंने 16 जुलाई की एक रैली का जिक्र करके राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया कि वो अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दे रहे। ओह। सरकार लगातार यही कह रही है कि ये कार्यवाही कानूनी है, कोर्ट के आदेशों पर आधारित है। लेकिन विपक्ष और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो तो इसे बिल्कुल अलग तरह से देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे कांग्रेस के नेता हैं रिपुन बोरा, उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण बताया है। उनका सीधा आरोप है कि ये आदिवासी और जो स्वदेशी समुदाय हैं उनको हटाकर अडानी और पतंजलि जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अडानी और पतंजलि का नाम लिया गया? हाँ, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, असम जातीय परिषद है और एक प्रकाशन है पीपल्स डेमोक्रेसी, उन्होंने भी यही चिंता जताई है। रिलायंस और वेदांता का नाम भी लिया गया है कि कॉर्पोरेट्स के लिए जमीन खाली कराई जा रही है। जी, यही आरोप है। क्या इसमें कोई सांप्रदायिक रंग भी देखा जा रहा है? मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप? हाँ, ये आरोप भी लग रहे हैं। कई संगठन और कार्यकर्ता इसे सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। जैसे एसडीपीआई ने मदुरै में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2000 बंगाली मुस्लिम परिवारों को हटाया गया और सिर्फ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। 50,000 बस? हाँ। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। कहा है कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। अक्सर इन लोगों को अवैध बांग्लादेशी का लेबल लगा दिया जाता है, जो असम की राजनीति का एक बहुत ही संवेदनशील और पुराना मुद्दा है। और इसका जो मानवीय पहलू है वो तो बहुत ही गंभीर लग रहा है। पाइकान से ही करीब 4,000 लोग बेघर हुए और धुबरी में भी। हाँ, धुबरी में तो 12,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए पिछले कुछ समय में। तो इतने सारे लोगों के पुनर्वास का क्या हो रहा है? कोई इंतजाम है? देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है।
जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक पुनर्वास या तो नाकाफी है या है ही नहीं। कई परिवार बस अस्थायी टेंटों में या खुले में रहने को मजबूर हैं। ये एक बहुत गहरा मानवीय संकट है। और शायद पहले के अभियानों में तो आत्महत्याओं की भी खबरें थी। जी हाँ, ऐसी दुखद खबरें भी आई थी जो दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पाइकान वाला मामला बहुत उलझा हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम पर्यावरण बचा रहे हैं, कानून लागू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बेघर हुए लोगों के जमीन के अधिकार का सवाल है, विस्थापन का दर्द है, कॉरपोरेट के लिए जमीन देने के आरोप हैं और सांप्रदायिक तनाव की भी बात है। इसका समय भी देखने लायक है। ये कार्रवाई तेज हुई बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों से ठीक पहले। अच्छा, चुनावों से पहले? जी, और जिस तरह से बल प्रयोग हुआ, एक मौत हुई, इतनी गिरफ्तारियां हुई, उससे नागरिक अधिकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यायिक जांच की मांग भी हो रही है। संक्षेप में कहें पे जुलाई 2025 की घटना जमीन, पर्यावरण, राजनीति और इंसानी जिंदगी के बीच का एक बहुत ही तनावपूर्ण टकराव है। बिल्कुल, एक जान चली गई, कई लोग गिरफ्तार हैं और हजारों का भविष्य अनिश्चित है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असम जैसे क्षेत्र में जहां इतने सारे मुद्दे एक साथ हैं, वहां पर्यावरण बचाने, स्थानीय और विस्थापित लोगों के अधिकारों और विकास के दावों के बीच संतुलन कैसे बनेगा। खासकर तब जब बार बार ये आरोप लग रहे हों कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के हित साधे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल।